मेरी बीवी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन मैं एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गया था और उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसलिए वह मुझे नींद की दवाई देकर दूसरे कमरे में सोती थी। एक दिन मैंने वह दवाई नहीं खाई तो उस रात को मुझे बीवी के सिसकों की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर अगली रात मैं दूसरे कमरे में छुप गया। जब थोड़ी देर बाद मैंने देखा, जो आदमी अंदर आया, मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वह तो मेरा ही किसी का मोहताज होना एक बहुत ही बड़ा दर्द है। इस पर मेरी बीवी की हरकतें मुझे और भी शक में डाल रही थी। मैंने बड़ी बेबसी से अपनी मुर्दा टांगों को देखा था, जो चलने फिरने के काबिल न थी। मुश्किल से मैंने व्हील चेयर को अपने बेड के पास किया और अपने हाथों से बेजान टांगों को बेड से नीचे किया और व्हील चेयर पर बैठ गया। यह सब करने में ही मेरे ख्वाब टूट गए थे। मैं पूरी तरह से कांप रहा था। रात के अंधेरे में सामने वाले कमरे से मेरी बीवी के आने वाली आवाज़ों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो रोज़ मुझे दवा खिलाकर मेरे कमरे से निकलकर सामने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती थी। रात की खामोशी में मुझे अपनी बीवी के अजीबो गरीब सी आवाज़ें आती थी, जिसे सुनकर ही मेरा कलेजा फटने लगता था। रात भर मैं सुकून से सो नहीं पाता था। फिर वो दरवाज़ा सुबह ही खुलता था और जब मेरी बीवी कमरे से बाहर आती तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजी होती थी। उसका हसीन रूप उस वक्त और भी जगमगा रहा होता था। उसके गीले बाल देखकर मेरी जान निकलने लगती थी। जब मैं पूछता कि तुम रात को मेरे साथ क्यों नहीं सोती, उठकर क्यों चली जाती हो, तो वो कोई भी जवाब न देती। बस अजीब सा मुस्कुराते हुए अपनी नज़र मेरे बेजान पैरों पर डाल देती, जैसे वो कह रही हो कि तुम एक अपाहिज मर्द मुझे दे भी क्या सकते हो। वो मुझ से कुछ नहीं कहती थी और उसकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर से मार रही थी। पूरा दिन वो मेरा ख्याल रखती थी, मुझे खाना भी अपने हाथ से खिलाती थी, लेकिन रात को खूबसूरत सी नाइटी पहनती और अच्छे से तैयार होती और दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती। रात भर जो तकलीफ़ वो मुझे देती थी, मेरे लिए वो मेरी जान निकालने के लिए काफ़ी था। औरत का सजना संवरना बेमायने नहीं होता। एक बार मैंने खाना खाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहने लगा, तुम रात को मेरे पास ही रहोगी, मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। देखना, बहुत जल्द मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, चलने फिरने लगूंगा। मेरी आंखें बेबसी के मारे गीली हो गई थी। ये मेरी बेबसी की आखिरी हद थी। जो तकलीफ, जो दर्द मैं रातों को सह रहा था, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं क्या, कोई भी यह मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी बीवी सच संवर कर दूसरे कमरे में चली जाए और पति को अकेला कमरे में छोड़ जाए। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, फिर खाना उठाकर मेरे पास चली गई। मैं व्हील चेयर से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो किचन में थी, खाने के बर्तन धो रही थी। मैं उसके पीछे गया। मैंने कहा, डॉक्टर मुझे उम्मीद दिला रहे हैं कि मैं चलने लगूंगा, मेरी टांगें फिर से ठीक हो जाएंगी, फिर हम दोनों दोबारा से अपनी ज़िंदगी। मेरी बात पर एक कांच का गिलास जोर से सरला ने जमीन पर गिराया था। वो गुस्से से मेरी व्हील चेयर पकड़े और मुझे बाहर गैलरी में ले आई। 8वीं मंजिल से नीचे देखते हुए भी डर महसूस होता था। कहने लगी, तुम यूं ही मुहताज और अपाहिज अच्छे लगते हो, समझे। अगर तुमने अपने ठीक होने की बात की तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। ऊपर वाला करे तुम कभी ठीक ना हो, ऐसे ही रहो, बेबस मोहताज, दूसरों के सहारे जिंदगी गुजारो। वो बड़ी गुस्से और कहर भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में इतनी नफरत भरी हुई थी कि एक पल के लिए मैं सहम गया था। गैलरी की दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं थी, वो मुझे आगे कर चुकी थी। नीचे का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई थी। उसकी आंखें उस वक्त ना जाने किस वजह से लाल हो रही थी। वो गुस्से से लंबे लंबे सांस ले रही थी। फिर मेरी व्हील चेयर पीछे कर दी, मुझे मेरे कमरे में ले आई, मुझे बेड पर सहारा देकर लिटा दिया और दवा खिलाकर मेरे कमरे का दरवाज़ा पूरा खोलकर सामने कमरे में चली गई। जोर से उस दरवाजे को बंद कर दिया जिस कमरे में वो आजकल रहने लगी थी। उस कमरे का एक दरवाज़ा बाहरी तरफ ही खुलता था। जिस तरह की आवाज़ उसके कमरे से आती थी, वो सुनकर मैं मौत की तरफ जा रहा था। मुझे अपनी बेजान टांगों पर अब गुस्सा आने लगा था। मैंने बेबसी से अपनी टांगों पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। अगर मैं ठीक होता तो जान से मार डालता उस आदमी को जिसके साथ मेरी बीवी हंस हंस कर बातें कर रही थी।
इस बंद कमरे में वो और भी ना जाने क्या क्या कर रहे थे। जब एक मर्द और औरत कमरे में तन्हा होते हैं तो उससे आगे ख्याल सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती थी। लेकिन मैं मजबूर था। एक बार मैंने ठान लिया कि मैं आज इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए बड़ी मुश्किल से मैं व्हील चेयर पर बैठा और साइड टेबल से पिस्तौल निकाली और कमरे से निकल गया। सामने कमरे से अभी हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा। अंदर अंदर की मेरी आंखों ने देखा, मेरे होश उड़ गए थे। मैंने गुस्से से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़े आदमी को देखकर मेरे हाथ में पकड़ी पिस्तौल गिर चुकी थी, क्योंकि सामने तो मेरा ही। वो अपनी होश उड़ाने वाला हुस्न लिए मेरे सामने बैठी थी, मुझे उलझी हुई नज़रों से देख रही थी। मैंने अपने मुंह से सिगरेट का लंबा सा कस लेकर धुआं उड़ाते हुए कहा, मेरी तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपने फैसले पर आज़ाद हैं। एक तरफ 15 लाख का चेक था और दूसरी तरफ मैरिज पेपर। मैंने टेक लगाते हुए उस हसीन लड़की के चेहरे की बेबसी को देखा और एक दिल ही दिल में मुस्कुराया था। उसकी नज़रें कभी 15 लाख के चेक पर जाकर टिक जाती, जिसकी उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो कभी उन पेपरों पर चिन्ह पर दस्तखत करके वो मेरी बीवी बन जाती। औरत अगर हसीन हो और ऊपर से बेबस और मजबूर भी हो तो उससे खेलने में मुझे और भी मजा आता था। इसलिए मैं जिस कदर सरला की बेबसी से मजा उठा सकता था उठा रहा था। उसकी आंखों में आंसू मेरे अंदर अकड़ कर बैठा, मेरे दिल को बहुत ही सुकून पहुंचा रहा था। उस लड़की के लिए शायद यह फैसला करना बहुत मुश्किल था। मैंने सरला को उस दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसका बाप इस वक्त अस्पताल की आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए मेरे सामने बेबस बैठी थी। उस वक्त उसके गीले गुलाबी आंखें मेरा चैन चुरा रही थी। फिर उसने कांपते हाथों से पेपर पर दस्तखत कर दिए। मेरे चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट छा गई थी। मैं समझा कि मैंने फिर एक नाजुक सी कली को खरीद लिया है। उसे भी 4 दिन अपने कमरे की रौनक बनाऊंगा और फिर किसी फालतू चीज़ की तरह उसे फेंक दूंगा। सरला के साथ मेरी शादी पहली शादी थी। इससे पहले मैंने जितने भी लड़कियों का इस्तेमाल किया था, बिना शादी का ही उसके साथ रातें रंगीन करता था और जब मन भर जाता तो उसे छोड़ देता था। लेकिन शादी सरला की शर्त थी। जब उसने मेरी शर्त मानी थी तो मजबूरन मैंने भी उसकी शर्त मान ली थी। मेरे लिए औरत शायद इतनी ही अहम थी कि जिसके साथ कुछ दिन या कुछ महीने गुजारे जाए, मगर मैं नहीं जानता था कि सरला किस आफत का नाम है। वो कोई आम लड़की ना थी, बहुत बड़ी बला थी। हाँ, वही एक बला ही थी जो मुझे निकल गई। मैंने बड़ी मुश्किल से सरला के दस्तखत किए हुए शादी के पेपर को उठाया था और अपने भी दस्तखत उस पेपर पर कर दिए। मेरे ऑफिस के रूम की तीसरी कुर्सी पर वकील भी बैठा हुआ था। उन्होंने बाकी की कार्रवाई की थी। अब वो हसीन सी लड़की सरला पूरी तरह से मेरी बन गई थी, लेकिन बस कुछ ही महीनों के लिए। जब तक मेरा उससे दिल नहीं भर जाता। मैंने एक नज़र सरला पर डाली थी, बस वो सिर्फ मेरा दिल बहलाने के लिए थी। उसने जल्दी से वो 15 लाख का चेक उठाया और मेरे ऑफिस से बाहर जाने लगी, लेकिन मेरी पुकार पर उसके कदम रुक गए थे। मैंने कहा, सरला, ये चेक मेरा ड्राइवर अस्पताल पहुंचा देगा। मेरे साथ मेरे फ्लैट में चलेगी, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात होगी जो मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझ में इतना सब्र नहीं था कि इसके इंतजार में अपना टाइम बर्बाद करता। उसने पलटकर मुझे तड़प कर देखा था। कहने लगी, मेरा बाप जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा है। मैं नहीं जानती वो जिंदा भी बचेगा या नहीं, इसलिए भगवान के लिए एक रात मुझे मेरे बाप के पास गुजारने दो। मैं वादा करती हूँ खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसने हाथ जोड़ते हुए मुझसे दरख्वास्त की थी, लेकिन मैं इतना रहमदिल नहीं था। अगर रहमदिल होता तो सरला की मजबूरी का यूं फायदा ना उठाता। मैं अपनी पेंट की जेब में हाथ डाले धीरे से चलता हुआ उसके पास आ गया। मैंने कहा, तुम्हारे बाप को इस वक्त इस चेक की ज़रूरत है, तुम्हारे नहीं, और ये चेक बहुत ही आराम से तुम्हारे बाप तक पहुंच जाएगा। और प्लीज़ अब मुझे बोर मत करो। कब से मुझे इन लम्हों का इंतज़ार था। यह कहकर मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वो पूरे रास्ते मेरे हाथ जोड़ती रही।
मुझसे दरख्वास्त करती रही। वो मुझसे बस कुछ ही घंटे मांग रही थी कि मुझे मेरे पापा के पास भेज दो, लेकिन मुझे तो जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय उस थप्पड़ की गूंज के जो कुछ दिन पहले इसी लड़की ने मेरे मुंह पर मारा था। मेरे अंदर लगी आग शायद उसकी बेबसी और बहते आंसू देखकर ही बुझनी थी, इसलिए मैं बस गाड़ी चलाता रहा, उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं एक बहुत ही अमीर और अय्याश किस्म का 25 साल का नौजवान था। शायद दिन में किसी ने इतने कपड़े नहीं बदले होंगे जितने मैं लड़कियों को खरीद कर किसी फालतू चीज़ की तरफ फेंक चुका था। दौलत की रेल पेल थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैंने शादी भी अभी तक इसलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे किसी एक औरत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी थी। आज तक कोई ऐसी मिली ही नहीं थी कि कुछ रातों की संगत के बाद वे मेरे दिल को भा जाती। मैं सरला को उसकी कलाई से खींचता हुआ अपने फ्लैट पर ले आया। फ्लैट का दरवाज़ा खुलकर मैं उसे घसीटता हुआ अंदर कमरे तक ले आया था और उसे बेड पर धक्का दे दिया। वो आंसू बहा रही थी। मैंने कहा, 15 लाख दे दिए हैं ना? नहीं मरेगा तुम्हारा वो बीमार और बूढ़ा बाप, इसलिए रोना धोना बंद करो। और फिर अलमारी से निकाल कर उसे वही नाइटी दी जो कुछ दिन पहले मैंने उसे दी थी, और बदले में उस गरीब घराने की लड़की ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे अपनी शराफत की बात करके गई थी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पैसों की खातिर इज्जत बेच देती है, और आज मैंने उसे उसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। सिर्फ 15 लाख के बदले वो इस वक्त मेरी गुलाम बन चुकी थी। जब तक मेरा दिल करता मैं उसका इस्तेमाल करता, और जब मेरा दिल उससे भर जाता मैं उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल सकता था। हालांकि कुछ दिन पहले ही मैंने उसे 15 लाख का ही चेक दिया था, और बजाय इसका बेपनाह हुस्न था जिसने मेरे होश और हवास उड़ा के रख दिए थे। मैंने उसके हुस्न की कीमत पहले भी इतनी ही लगाई थी, लेकिन बदले में उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था। मैं चाहता तो उसी रात उसे ज़बरदस्ती अगवा करके भी अपने दिल में लगी आग को बुझा सकता था, लेकिन नहीं, मुझे इस बेबस और मजबूर लड़की की बेबसी को देखना था। मैं चाहता था कि वह खुद मेरे पास रोते हुए मदद मांगती हुई आए, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोए, गिड़गिड़ाए, तब जाके मेरे दिल को सुकून मिलता। फिर ऐसा ही हुआ था। आज मेरे सामने उसी नाइटी में मौजूद थी जिसमें मैं उसे देखना चाहता था। ब्लैक नाइटी पहनकर उसके बदन की खूबसूरती और भी खूबसूरत नजर आ रही थी। वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी, और उसकी यह हरकत देखकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने कहा, अब कोई फ़ायदा नहीं खुद को मुझसे छुपाने का, अब तुम मेरी बन चुकी हो और मैं तुम्हारे साथ वो सब कर सकता हूँ जो मेरा दिल चाहेगा। मेरे कहने पर वो तड़प उठी थी। कहने लगी, नफरत है मुझे तुम जैसे अमीर बिगड़े हुए लड़कों से। तुमने सिर्फ मेरा जिस्म पाया है, लेकिन दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत भरी है। मैं अपने बाप की जान बचाने की खातिर खुद को तुम्हारे हाथों बेच चुकी हूँ, या यूँ कहूँ मैंने अपनी ज़िंदगी अपने बाप की खातिर दांव पर लगा दी है। उसकी इतनी नफरत भरी बातें सुनकर मेरे जिस्म में आग सी लग गई थी। मैंने कसकर उसको अपनी बाहों में जकड़ हुआ था, इतनी जोर से कि उसकी सिसकी निकल गई थी। मैंने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे चाहे कितनी भी नफरत करो, लेकिन कुछ दिन या फिर यूँ कहो कुछ महीने तो मैं तुमसे खूब ढेर सारा प्यार करूँगा और अपने 15 लाख की कीमत वसूल करूँगा। उसके बाद तुम मुझसे आज़ाद हो। यह कहकर मैंने उसके खूबसूरत से बदन को चूम लिया था। इसके बाद मैंने वो सब छुपा लिया जिसकी मुझे जिद थी। सरला मेरे पापा के ऑफिस में काम करने वाली एक छोटी सी वर्कर थी जिसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी। एक बार मैं किसी काम की वजह से अपने पापा के ऑफिस में गया और उसने कुछ पेपर दस्तखत करवा कर उसके कमरे से बाहर निकल गया। तभी अचानक मेरी नज़र सरला पर पड़ी तो उसकी होश उड़ाते हुस्न को देखकर मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। ब्लैक कुर्ता, उस पर लाल कलर का बड़ा सा दुपट्टा। वो चुपचाप सी कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें जमाए तेजी से बोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। मेरी अचानक से नज़र उसकी तरफ उठी थी, लेकिन उसके हुस्न को देखकर तो नज़रें पलटना ही भूल गया था। शायद मेरी नज़रों की तपिश का असर था कि सरला उलझन का शिकार हुई थी। औरतें खुद पर उठने वाली हर नज़र को पहचान लेती है। शायद इसलिए सरला ने मुझे बड़ी नापसंदीदा नज़र से घूरा था।
मेरी मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई थी। मैं किसी काम से पापा के ऑफिस में आया था, लेकिन सरला की खूबसूरती ने मुझे मजबूर कर दिया था और मैं वापस पापा के केबिन में गया। मैंने उनसे सरला के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि वो कुछ ही महीने पहले इनके ऑफिस में काम करने आई है। बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है। मैंने कहा, मुझे भी एक ऐसी ही लड़की की ज़रूरत है। अगर आप सरला से कहें कि वो मेरे ऑफिस में काम कर ले तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे पापा को भला क्या इतराज़ हो सकता था। और वैसे भी पापा मेरी किसी बात को टाल नहीं सकते थे। मैं उनकी इकलौती औलाद था। बस पापा को मेरी एक ही बात से दिक्कत रहता था कि मैं ज़िंदगी में मैच्योर कब होऊंगा। आए दिन लड़कियों से मेरी दोस्ती पर भी पापा सवाल उठाते रहते थे। मेरी माँ भी चाहती थी कि मैं शादी करके सेटल हो जाऊं, लेकिन मैं शादी के झंझट में पड़ना नहीं चाहता था। मैं आज़ादी से खुलकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता था। मैंने अपना एक अलग से फ्लैट ले रखा था। ज़्यादातर मैं अपने इसी फ्लैट में रहता था और लड़कियों को भी वहीं ले जाता था। मम्मी पापा के साथ बहुत कम रहता था। यूँ सरला को मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। मेरे सबसे पहले काम यही किया कि उसकी तनख्वाह बढ़ा ली। वो खुश हो गई थी, लेकिन अब तक उसे मेरे इरादों की खबर नहीं थी। उसे काम करते हुए हफ्ते गुजर गए थे। किसी भी काम के लिए कहता तो वो चुपचाप काम कर देती थी। मेरी किसी भी बात को ना नहीं कहती थी। लेकिन इससे पहली बार मेरे काम के लिए ना कहा कि जब मैंने उससे कहा, मेरे ऑफिस में काम करने के असूल कुछ अलग हैं। मुझे काम करने वाली लड़कियों का दुपट्टा पहनना पसंद नहीं है। इसलिए अगर तुम यहाँ जो बड़ा सा दुपट्टा ओढ़कर रखती हो उसे उतार कर कुछ मॉडर्न कपड़े पहनकर काम करो तो अच्छा होगा, और इसके लिए मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि मैं जो कपड़े पहनती हूँ उसमें मैं खुद को ठीक महसूस करती हूँ। मुझे अपने आप को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करती थी तब इन्हें मुझसे कोई मुश्किल नहीं थी, इसलिए तुम मुझे वापस अपने पापा के ऑफिस में भेज दो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे ये सब करना मंजूर नहीं। इसकी इनकार ने मेरे अंदर तो आग सी लगा दी थी। आज तक इतनी हिम्मत मेरे आगे किसी लड़की ने नहीं दिखाई थी। मैं ये तो अच्छी तरह जानता था कि ऐसी लड़कियां अपने घर की खराब हालत की वजह से कमाने के लिए बाहर निकलती है और खुद को अच्छा दिखाने के लिए बड़ा सा दुपट्टा लपेट कर रखती है। अपना हुस्न छुपाकर हम जैसे अय्यास लड़कों के सामने खुद को इज्जतदार साबित करने का ये इनका एक पुराना तरीका है। इस किस्म की लड़कियां अपने हुस्न को छिपाकर इसकी कीमत बढ़ाती हैं, और फिर जब हम इनकी कीमत बढ़ाते हैं तो इनकी शराफत की चादर उतरने में देर नहीं लगती। इसलिए मैंने भी ऐसा भी किया था। मैंने अगले ही दिन सरला से कहा कि तुम्हें मेरे साथ एक बिजनेस लंच पर जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। सबसे पहला सवाल उसने ये किया, क्या वो ऑफिस के टाइम में वापस आ जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। मैंने कहा, हाँ, तुम ऑफिस के टाइम में ही वहीं लौट आओगी। मेरी बात सुनकर वो मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैं उसे एक होटल में ले आया। मेरे कुछ क्लाइंट्स वहाँ मौजूद थे। मीटिंग और लंच के बाद वो चले गए। मैं सरला को बहाने से उसी होटल के कमरे में ले आया, लेकिन जब मैंने उसे अपने इरादे के बारे में बताया तो वो गुस्से से लाल हो गई। मैंने 15 लाख का चेक और एक बेहुदा सा लिबास उसके सामने रख दिया और यह भी कहा कि जब चाहो तुम्हें इस्तेमाल कर सकता हूँ, तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। मैं जानता था कि वो अपनी कीमत कुछ बढ़ाना चाहेगी और 15 लाख की रकम भी कम ना थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने वो चेक और वो ड्रेस मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी कि मैं एक शरीफ और इज्जतदार घर की लड़की हूँ। वो मुंह पर एक नफरत भरी नज़र डालती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसने मेरे ऑफिस की नौकरी भी छोड़ दी। यह बात मेरे जैसा अय्यास आदमी से कहाँ बर्दाश्त होनी थी। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने पापा से सरला की पूरी डिटेल्स ली और कहा कि वो सरला को अपने ऑफिस में नौकरी पर ना रखे। मेरे पापा ने वजह पूछी, लेकिन मैंने बस कह दिया वो लड़की ठीक नहीं है। मेरे पापा ने मेरी बात मान ली और सरला को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा। इसके बाद मैंने उसके बाप का एक्सीडेंट करवा दिया, उसे ज़िंदगी और मौत तक पहुंचा दिया। और अब जब वो मेरे पास मदद के लिए आई तो मैंने उसे साफ कह दिया कि मिस सरला, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी कुछ मदद करूं तो अपनी शराफत और ख़ानदानी इज्जत को मेरे ऑफिस से बाहर रख कर आओ। वो कहने लगी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है,
लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, कैसी शर्त? उसने कहा, तुम चाहे मुझे एक रात के लिए इस्तेमाल करो या फिर 4 रातों के लिए, या जब तक तुम्हारा मन करे तुम मुझे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। बिना शादी के तुम मुझे नहीं छू सकते। बेशक तुम मुझे चाहे एक रात के बाद तलाक दे देना, लेकिन मैं बिना शादी के तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया था। आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया था। इसकी बात पर मैं जोर से हंसा था और एक वकील को अपने कमरे में बुला लिया। खैर, यह शादी सरला के लिए शादी हुई, लेकिन मेरे लिए कोई भी अहमियत नहीं रखती थी। वो मेरे लिए सिर्फ कुछ ही दिन या कुछ महीनों की अय्यासी का सामान थी। आज वो लड़की मेरी बाहों में थी, मेरे ही फ्लैट के कमरे में मेरे बेड पर बेबसी से आंसू बह रही थी। उसकी अकड़ मैंने कुछ ही दिन में तोड़कर रख दी थी। मेरे अंदर के हैवान इंसान उस कमज़ोर सी लड़की से अपनी बात मनवा कर खामोश हो चुका था। सरला का बाप तड़प तड़प कर अस्पताल में दम तोड़ चुका था। वो अगले दिन अस्पताल पहुंची तो बाप के मुर्दा जिस्म को देखकर रोने लगी थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सरला का उसके बाप के अलावा और कोई नहीं था। कुछ दिन वो अपने बाप का मातम मनाती रही, लेकिन मेरे अंदर ना जाने क्यों उस लड़की की तलब अब दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। हालांकि मेरा बदला पूरा हो चुका था। मैं उसे बीवी बनाकर रखना नहीं चाहता था, लेकिन शायद उसकी हुस्न का भूत मेरे सर से अभी उतरा नहीं था, इसलिए उसके घर से उसे वापस अपने फ्लैट पर ले आया। इस बार उसकी आंखों में मेरे लिए पहले से भी ज़्यादा नफरत थी, लेकिन मुझे वहाँ किसी बात की परवाह भी। मुझे लगा बस कुछ दिन का खुमार है। जैसे ही सरला के हुस्न का बुखार मेरे सर से उतरेगा, मैं सरला के मुंह पर तलाकनामा मारकर उसे चलता कर दूंगा। लेकिन वो तो किसी रस की तरह मेरे अंदर उतरने लगी थी। हर बार वो मुझे पहले से ज़्यादा हसीन लगने लगती थी, इतनी कि कई कई घंटे अब उसे देखता रहता था। हालांकि मुझे आज तक सरला से बदले में मोहब्बत नहीं मिली थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ एक ही जज्बा था, और वो था नफरत का। जिसका मैं उसकी संगत में रहता उतनी ही वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। उसका उदास चेहरा भी मुझे अच्छा लगने लगा था। एक बार वो बहुत बीमार हो गई थी और तब मेरी जान पर बन गई थी। उसे बुखार में तड़पते देखकर मेरा दिल तड़प उठा था। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि मैं तो सरला से मोहब्बत कर बैठा हूँ। उसकी तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं हुई थी। मैं रात भर उसकी खातिर जागता रहा, उसका ख्याल रखता हुआ। कुछ दिन में वो ठीक हो गई। 7 महीने गुजर चुके थे, लेकिन वो मेरी बीवी थी। एक बार उसने मुझे खुद ही पूछ लिया कि आप मुझे तलाक कब दोगे, क्योंकि यह तो मैं उसे पहले ही बता चुका था कि मैं उसके साथ कुछ दिन या फिर कुछ महीने ही रहूँगा। लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका था। मैं चाहता था कि वो यूं ही मेरे साथ हमेशा हमेशा रहे, और मैंने अपना यह इरादा उससे बता दिया। मेरी बात सुनकर उसने नफरत से मुझे देखा। कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। मुझे हर सूरत में तलाक चाहिए। तुमने तो खुद कहा था कि मुझे छोड़ दोगे। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैंने कहा, सरला, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं पता नहीं कब तुमसे दिल लगाए बैठा हूँ, इसलिए अब तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ, अब तुम्हारे बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज़ सरला, जो हुआ उसे भूल जाओ और तुम भी मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो। लेकिन वो मुझसे लड़ने लगी थी। कहने लगी, तुम मुझे छोड़ दो। उसकी हालत दीवानों जैसी हो गई थी। वो मेरे पैरों पर गिरकर बुरी तरह से हाथ जोड़कर कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। मैंने बहुत चाहा कि उसे समझाऊं, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। मजबूरन मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा। मैंने कहा, आज के बाद मुझे यह बात मत करना। तुम यूं ही मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहोगी, समझी? मैं यह कहकर ऑफिस के लिए घर से निकल गया था। सरला पर जो पागलपन का दौरा पड़ा हुआ था, उसे हटाने के लिए मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा था। लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने सरला पर हाथ कैसे उठाया। उस दिन मैं टेंशन में कार बहुत तेज़ से चला रहा था, जिसका नतीजा यह निकला कि सामने आने वाली गाड़ी से अचानक से मेरी टक्कर हो गई। मेरी गाड़ी कालाबाजी खाकर लुढ़क गई थी। मैं बेहोश हो चुका था। जब होश में आया तो मैं अस्पताल में था। मेरे पापा के साथ सरला भी वहाँ मौजूद थी। उसी वक्त मैं अपने पापा के सामने सरला को अपनी बीवी स्वीकार कर लिया था। मेरे पापा ये सुनकर मुझसे नाराज़ हो गए थे, लेकिन मैं जिस हालत में पहुँच गया था, मुझे कुछ कह नहीं सकते थे।
मेरी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मेरी दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ा लिया था। डॉक्टर का कहना था कि कुछ महीने तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। 2 हफ्ते तक अस्पताल में रहने के बाद अपने माँ बाप के घर में जाने के बजाय मैं सरला के साथ फ्लैट में चला गया। वो मेरा ख्याल रख रही थी। उसका रवैया भी बदल चुका था, लेकिन मुझे रात को दवा देने के बाद मेरे कमरे से बाहर निकल जाती थी। फिर पूरी रात वो कमरे में नहीं आती थी। मैं उस वक्त इस कदर मोहताज हो चुका था कि खुद से बेड से उठ नहीं सकता था। उसका रवैया भी बदल चुका था, लेकिन रात को वो मुझे दवा देने के बाद कमरे से बाहर निकल जाती थी। फिर पूरी रात वह कमरे में नहीं आती थी। उस वक्त मेरे हालात ऐसे हो चुके थे कि मैं खुद से उठ भी नहीं सकता था। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था। वह सामने कमरे में थी, लेकिन उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। रात में खामोशी में उसके कमरे से सरगोशी की आवाज़ें आ रही थी। उस वक्त कौन था जो सरला के साथ कमरे में मौजूद था? मेरा दिल बेहद घबराने लगा था। मैं सोचने लगा था कि शायद यह मेरा वहम होगा, लेकिन रोज़ रोज़ ही ऐसी अजीबो-गरीबो आवाज़ आने लगी थी जो मेरे लिए दर्द की वजह बनते जा रही थी। मेरे ऑफिस के सिलसिले में सरला भी मुझे फाइलें दस्तखत करने के लिए देती थी, और मेरे ऑफिस का मैनेजर भी रोज़ आता था। मेरा जो भी काम था उसे घर पर करता था और वह चला जाता था। वह काफ़ी शरीफ और जिम्मेदार लड़का था, अपने काम से काम रखता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज वही मैनेजर मेरे बीवी के कमरे से निकलेगा। मैंने कहा, तुम हो? वह आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, हाँ मैं हूँ। सरला भी उसके साथ खड़ी थी और मेरे सामने फाइलें रखती थी। कहने लगी, मैंने सारी जायदाद अपने नाम कर ली है। अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं हैरत से सरला को देख रहा था। कहने लगा, सरला, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी क्योंकि मुझे तुम्हारे शराफत पर यकीन था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम नाजायज़ रिश्ता भी करोगी। नाजायज़ रिश्ता तो मैं भी तुम्हारे साथ बनाना चाहता था। बदले में मैं तुम्हें नोट देना चाहता था, लेकिन तुमने शराफत और अपनी इज्जत को अहमियत दी। फिर क्यों आज गैर मर्द के साथ अपना मुँह काला किया? मुझे जायदाद के छिन जाने का अफसोस नहीं है। बेहतर होगा कि तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुम्हारे बगैर मैं मर जाना पसंद करूंगा। अच्छा होगा कि तुम्हारा नाम के साथ मर जाऊं। मैंने ज़मीन पर गिरी पिस्तौल को अपने कांपते हाथ से उठाया और सरला के हाथों दे दिया। सरला ने पिस्तौल अपने हाथ में ले ली, लेकिन वह अगले ही पल फूट फूट कर रोने लगी। वह मैनेजर कहने लगा कि सरला मेरी बहन है। वह कहने लगा कि लंदन में मैं नौकरी करने गया था, लेकिन किसी ने मुझे झूठी केस में फंसाकर मुझे जेल भेज दिया था। लेकिन जब मैं वहाँ से छूट कर आया तो मेरी बहन ने ये सारी कहानी बता दिया था। मुझे बहुत दुख हुआ मेरे बाप के साथ जो कुछ तुमने किया। मैं और सरला ने मिलकर तुमसे बदला लिया था, इसलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस में जॉब किया और तुम्हारा दिल जीता, फिर तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया। इसके बाद तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए यह ड्रामा रचाया। यह सब सुनकर मैं खुद शर्मिंदा हो गया था। मैंने सरला से अपने हर गलत रवैया का माफ़ी मांगा था। उसने मुझे माफ़ कर दिया। मैं व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, वो घुटनों पर सर रख कर बैठ गई थी। सरला का मोहब्बत पाकर आज पहली बार सुकून उतर आया था। हम सब बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।